नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़, जहां की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, छत्तीसगढ़ जहां का एक बड़ा वर्ग आदिवासियों का है, ऐसे ही भोले भाले आदिवासी इन दिनों मानव तस्करों के निशाने पर हैं। जी हाँ, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से लगातार मानव तस्करी की वारदातें हो रही हैं। इलाके के भोले भाले युवक युवतियां अच्छी नौकरी और पैसे कमाने की चाह में महानगरों का रुख कर रहे हैं और मानव तस्करों के शिकार बन रहे हैं। जिन लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत और सूझबूझ दिखाई वो तो अपने घरों तक लौट गए, लेकिन जो नहीं लौटे उनके सिर्फ कहानी रह गई। आज की इस पड़ताल में हम आपको यही कहानी दिखाने जा रहे हैं। रायगढ़ जिले का धर्मजयगढ़, कापू, विजयनगर, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर सहित समूचे सरगुजा संभाग के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। इन इलाकों से लगातार पलायन और मानव तस्करी की घटनाएं सामने आती रही हैं। आदिवासी बाहुल्य इन इलाकों में पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे युवा महानगरों की चकाचौंध और आधुनिक जीवन से प्रभावित होकर दिल्ली, मुंबई, गोवा, केरल, आसाम जैसे इलाकों का रुख कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश प्लेसमेंट कंपनियों के कब्जे में आकर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पलायन और मानव तस्करी की ये वारदातें आज की नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के दौरान शुरुआती दिनों में तो सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि मानव तस्करी होती है। सरकार ने इसे पलायन का नाम दिया था, लेकिन एक के बाद एक करके जब पीड़ितों की शिकायतें आती गईं, केस सामने आते गए, तो सरकार को ये मानना पड़ा कि प्रदेश के कई संभाग और जिलों के ट्राइबल ब्लॉकों के लोग मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं। सरकार ने तब कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया। सरकार की कड़ाई के बाद मानव तस्करी की घटनाओं में कमी जरूर आई, लेकिन ये नाकाफी है। 2011 से लेकर 2022 तक जशपुर में मानव तस्करी के 156 प्रकरण दर्ज हुए। 2011 से लेकर 2022 के बीच 353 आरोपियों पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। 2011 से लेकर 2022 के बीच 348 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इसके बाद भी मानव तस्करी और पलायन पूरे सरगुजा संभाग में बदस्तूर जारी है। जानकारों का कहना है कि जशपुर में रोजगार की संभावनाएं नहीं होने की वजह से युवक युवतियां रोजगार की तलाश में बाहर का रुख कर रही हैं। आदिवासियों के भोलेपन का फायदा उठाते हुए प्लेसमेंट कंपनियों के दलाल गांव के लोगों को बहला फुसलाकर झारखंड के रास्ते दिल्ली, मुंबई, केरल, गोवा, जम्मू लेकर जाते हैं। प्लेसमेंट कंपनियों के दलालों का टारगेट कम उम्र के युवक युवतियां होती हैं। युवतियों को महानगरों में मेड, सर्वेंट या केयरटेकर या फिर रेस्टोरेंट में काम का झांसा दिया जाता है। 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी की चाह में युवतियां फिर रेस्टोरेंट में काम का झांसा दिया जाता है। 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी की चाह में युवतियां आसानी से उनके विश्वास में आकर ट्रैफिकिंग की शिकार हो जाती हैं। जानकारों का कहना है कि रायगढ़, जशपुर इलाके में इस तरह बाहर जाने वाले युवक युवतियों की बड़ी तादाद है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जो भी मानव तस्करियाँ होती हैं वो एक प्रायोजित ढंग से, मतलब कुछ एजेंट हैं जो बिखरे हुए रहते हैं और स्थानीय व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शिकार जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही गरीब तबके की होती हैं, जो कि उनके प्रलोभन में बहुत तत्काल आ जाते हैं। ट्राइबल इलाकों में पंचायतों के सरपंच भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गांव से बड़ी संख्या में युवक युवतियां हर साल बाहर जा रहे हैं। रायगढ़ जिले के कापू से लगे जगाल महुआ, सोनाजोरी, विजयनगर, जाता टिकरा, कदम ढोड़ी, तपकरा, कुनकुरी, जामबहाल, केरसई, सकुला जैसे इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान जब पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर खोले गए, तब ऐसे सेंटरों में गोवा, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से आने वाली युवक युवतियों की बड़ी तादाद थी। 2021 में 3 से 4 बसों में 200 से अधिक युवक युवतियां महानगरों से लौटे थे, लेकिन अब ये फिर से पलायन कर चुके हैं। ये कहां है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरपंच का कहना है कि बार बार ताकीद करने, मुनादी कराने के बाद भी
न तो परिजन और न ही युवतियां बाहर आने जाने का रिकॉर्ड दर्ज कराती हैं। अब हमको बाद में पता चलता है कि भाई फलाना आदमी फलाना गांव से इतने लोग जा रहे हैं, इस टाइप को बाद में पता चलता है, तो हम क्या कर सकते हैं। सरपंच का यह भी कहना है कि इलाके से अभी भी ट्रैफिकिंग का दौर जारी है। होली, दिवाली और खास तौर पर क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एजेंट और दलाल सक्रिय हो जाते हैं और तस्करी का खेल चलता है। रायगढ़ जसपुर जिले में मानव तस्करी की वारदातें किस तरह से बढ़ रही हैं, ये सरकारी आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ जसपुर जिले की ही बात करें तो जसपुर जिले में पिछले 4 सालों में मानव तस्करी के 35 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन 35 प्रकरणों में 60 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने 4 सालों में ही तकरीबन 40 युवक युवतियों को महानगरों से प्लेसमेंट एजेंसियों के चंगुल से छुड़ाया है। हालांकि ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। जानकार ये कहते हैं कि अधिकांश मामलों में जानकारी के अभाव में कई पीड़ित परिवार सरकारों तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे पीड़ित परिवार आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। रायगढ़ और सरहदी जिले जशपुर में पिछले कुछ सालों से मानव तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन दोनों जिलों में नाबालिगों के साथ साथ युवक युवतियों के गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये वो आंकड़े हैं जिनमें पुलिस ने मानव तस्करी नहीं बल्कि गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। दोनों जिलों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। जशपुर जिले की बात करें तो पिछले 3 सालों में 286 युवक और 575 युवतियां लापता हुई हैं। पुलिस ने 99 बालकों और 417 बालिकाओं को ढूंढ निकाला है। अब भी 55 युवक और 158 युवतियों का कोई पता नहीं चल पाया। 2018 में 251 युवक युवतियों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए। 2019 में गुमशुदगी के 114 मामलों में से 74 युवक युवतियों का अब तक कोई पता नहीं है। 2020 में गुमशुदगी के 187 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 91 लोगों का अब तक कोई पता नहीं है। अब अगर मानव तस्करी के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 4 सालों में मानव तस्करी के 35 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पिछले 4 सालों में 64 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। 4 सालों में तस्करी के शिकार हुए 40 युवक युवतियों को छुड़ाया गया है। वहीं रायगढ़ जिले की बात करें तो पिछले 10 सालों में 104 नाबालिग लापता हुए हैं। लापता 104 नाबालिगों में 71 युवतियां हैं। आलम यह है कि पुलिस इसमें से सिर्फ 11 को ही ढूंढ पाई है। खास बात यह है कि इन सभी लापता लोगों में ज्यादातर युवक युवतियां लैलूंगा, धर्मजयगढ़, विजयनगर, कापू, कांसाबेल, तपकरा और जशपुर जैसे आदिवासी इलाकों के हैं। जानकारों का कहना है कि इन इलाकों के भोले भाले आदिवासी युवाओं को महानगरों में नौकरी का सब्ज बाग दिखाकर प्लेसमेंट एजेंसियां दलालों के माध्यम से लेकर जाती हैं और फिर इनका शोषण होता है। कई सारे मामले तो ये आते हैं कि चकाचौंध और ये अधिक कमाई के लालच में ये हमारे जो आदिवासी भोले भाले बच्चियां, नाबालिग बच्चियां रहती हैं और गोवा जैसे जगहों में अधिक मजदूरी के तौर में हमारे युवा भी वहाँ पे उनके शिकार बन जाते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार जब ट्रैफिकिंग की बात आती है तो कापू, विजयनगर, धर्मजयगढ़ के इलाके हैं वो इसका नाम आता है। कितनी तकलीफ होती है जब इन चीज़ों के लिए क्षेत्र का नाम आता है? जी सर, हमें खेद लगता है कि भी सामने देखिएगा, भोले भाले लोगों को जब ले जाते हैं तो तकलीफ तो लगती है सर। सबसे बड़ी बात समस्या है कि बेरोजगारी सर। हमें देखिए दिसंबर के बाद में कोई काम नहीं मिलता है तो लोग अपना जीविका चलाने के लिए जाते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं सर, उसमें किसी प्रकार का अड़चने नहीं है। और रही बात 10-20 साल पहले ऐसा हुआ कहिए, घटना को बहुत सारे घटना हुई, लेकिन उस घटना के साथ पुलिस भी एक्टिव हुआ और अभी वैसे प्लानिंग नहीं हो रही सर। कुछ आप घटनाओं की बात बता रहे थे कि ये बताइए किस तरह की दिक्कतें आती हैं, मतलब जो केस आए हैं जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो किस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जो लोग गए हैं यहाँ पे कहीं फंस गए हों या बंधक बना लिए गए हों या पैसा नहीं मिल रहा हो, क्या किस तरह की शिकायतें आती रही हैं? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो पिछली बार जो घटना हुई उसमें मानव तस्करी के संबंध में रहा, उसमें हमारे पुलिस टीम और मानव तस्करी में जो भी सदस्य हैं वो भली भांति काम किए और उनको लेके आए। और रही बात पैसे की तो पैसा भी उनको मुआवजा के रूप में दिया गया। जिले में लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों के चक्कर में युवक युवतियां मानव तस्करी का शिकार हुए हैं। रायगढ़ जिले का धर्मजयगढ़, कापू, विजयनगर, कुनकुरी, जसपुर और बलरामपुर
ये ऐसे इलाके हैं जहां से लगातार मानव तस्करी की वारदातें होती रही हैं। इन इलाकों में लगातार पलायन जारी है। स्थानीय लोग कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन कैमरे के पीछे इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्षेत्र से लगातार तस्करी की वारदातें होती रही हैं। क्षेत्र में प्लेसमेंट कंपनियों के दलाल भी सक्रिय हैं। लोगों का कहना है कि गाहे बगाहे उनका आना जाना होता है और भोले भाले आदिवासी युवक लगातार पलायन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट भी देखिए। मानव तस्करी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र विजयनगर, कापू जैसे इलाकों में लोग इस विषय पर बात करने को भी तैयार नहीं है। लोगों से जब इस बात की पूछताछ की गई तो लगा जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। लोग ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि इलाके में एजेंट या फिर दलाल सक्रिय है और मानव तस्करी हो रही है। हालांकि कैमरे के पीछे गांव के एक शख्स ने सारी कहानी बताई। शख्स ने यह भी कहा कि कई बार तो वो भी संदिग्धों की सूची में आ चुका है और तस्करी को बढ़ावा देने, एजेंट को प्रश्रय देने के मामले में उसकी बदनामी हो चुकी है। लेकिन अब वो खुद इसे रोकने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन मतलब दबाव, उसको रोकने के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, वो एक्चुअली कहेंगे तो बहुत बड़ा प्रयास हुआ है इस एरिया में रोकने के लिए। अभी तो उतना प्लानिंग नहीं हो रहा है। अभी स्वेच्छा से जाना ना करते हैं चाहिए, लेकिन अब मेरे नाले नहीं होता है। कड़ाई नहीं है, लेकिन 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। 2-3 साल पहले कैंप लगता था, प्रोग्राम चलता था। हाँ, वैसी कड़ाई नहीं दिख रही है। नहीं तो वो कैंप तो हम ही लोग लगवाए थे। जो उनको बोल करने वाला उनको हमें लोग लगवाए थे 2-3 कैंप यहाँ। जो तो कई दलाल वाले लोग थे वो सब गायब हो गए हैं क्या अभी? 1-2 तो रायगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, आप तो जान है चंदा किरोड़ीमल सब। क्या क्या नाम था? क्या क्या नाम बताया? चंदा था और एक तो करोड़ी था। मानव तस्करी का दर्द बयां करती एक और कहानी हम आपको बता रहे हैं। ये कहानी 2 सगी बहनों की है। इन 2 बहनों को गांव की एक एजेंट औरेल्या ने रांची में काम दिलाने का झांसा दिया। दोनों बहनें पहले रांची गईं, फिर दिल्ली ले जाई गईं। दिल्ली में इन्हें 2 घरों में काम करने के लिए भेजा गया। ये बच्चियां पूरे 15 दिन तक वहां बंधक जैसी स्थिति में रहीं। ना तो उन्हें 2 वक्त का खाना मिलता था और ना ही घर से बाहर जाने की इजाजत। घर पर बात करने की मनाही थी। मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था। खाने के नाम पर सिर्फ 2 रोटी दी जाती थी, वो भी बिना सब्जी के। 6 घंटे से अधिक नींद लेने की इजाजत भी नहीं थी। सुबह 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक उनसे घर का काम कराया जाता था। इन सब के बावजूद उन्हें सैलरी के नाम पर 1 रुपए भी नहीं मिलते थे। पीड़ित युवतियों ने किसी तरह चुपके से परिजनों को कॉल किया, पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तबकरा पुलिस इन्हें दिल्ली से रेस्क्यू कर लाई। इस मामले में पुलिस ने एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। आप भी सुनिए इनकी कहानी। ग्रामीण क्षेत्रों के भोले भाले युवक युवतियों को प्लेसमेंट कंपनियां पहले अच्छी नौकरी का और अच्छी सैलरी का झांसा देती है और उसके बाद महानगरों में ले जाने के बाद किस तरह से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, इसकी एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 बच्चियां हैं, तकपरा थाना क्षेत्र के गांव की 2 बच्चियां हैं जिसको पुलिस ने रेस्क्यू किया है और वो फिलहाल अपने घर पहुंच गई हैं सकुशल। लेकिन जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको काफ़ी तकलीफ होगा। इन्हीं से हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे ये जसपुर से दिल्ली तक पहुंची थी। ये बताइए, बड़ा खुल के मुझे बताइएगा कि कैसे आप यहाँ गांव में थे, फिर कैसे आपको लगा कि दिल्ली जाना है या काम करना है। शुरुआत कैसे हुआ था ये बताओ। हम लोग थोड़ा गरीब हैं तो हम लोग सोचे तो कि बाहर जाएंगे तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो, लेकिन नहीं सोचे थे कि हम लोग ऐसे काम में वो कर देंगे बोलकर। कैसे, किससे मिले आपको? कोई बोला होगा ना आपको कि दिल्ली जाएंगे तो पैसा मिलेगा, मतलब बिना पहचान के थोड़ी जाओगे आप, तो कोई पहचान वाला मिला होगा। कैसे शुरुआत हुआ? फुलमनी से। कौन है ये? हम लोग की गांव की, मैं आपसे बात आऊँगा। हाँ, गांव की है फुलमनी। क्या तो करती है? कुछ नहीं करती है अभी। तो वो क्या बोली आपको वहाँ पे? वो बोली कि रांची में काम दिलाऊंगी बोलकर। फिर वहाँ से हम लोग को 6:30 बजे महेश यादव और अरलिया एक्का हम लोग को दिल्ली के लिए लिए। किस में गए दिल्ली आप लोग? बस में गए।
फिर हम लोगों के लिए बस नहीं, दिल्ली में कहाँ ले गए थे आप लोग को? पंजाबी बाग में लिए थे शुरुआत में, फिर अलग अलग, फिर मेरे को काम दिलाए हरिनगर में। क्या काम दिलाए थे वहाँ पे आप लोग को? हम लोग घर का झाड़ू पोछा काम दिलाए थे। क्या चाहते हो इस पूरे मामले में कि जो आपको धोखा दिया, कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर? हाँ ज़रूर, कितने लड़कियों का उन लोग ज़िंदगी बर्बाद किए, हम लोगों को ज़रूर सज़ा देना चाहिए। एक और बच्ची है, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये उनकी सगी बहन है और ये दूसरी जगह थी, यहाँ इस बच्ची को भी पुलिस ने रेस्क्यू किया है। ये बताओ कि क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग के साथ बहला फुसला के ज़्यादा पैसा देंगे बोल के। कुछ बताया नहीं कितना पैसा देंगे? ऐसे ही 10-12 हज़ार ऐसे बोले थे देंगे बोल के। कौन बोला? वही फुलमनी तो बोली ऐसे ही देंगे, वहाँ बस काम दिलाऊंगे तो बोली। बताई थी कि क्या काम करना पड़ेगा वहाँ पे, ऐसा कुछ? हाँ, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा ऐसे बोली थी। हाँ, फिर वहाँ हम लोग तो काम मिला था हम लोग को झाड़ू पोछा बस। हाँ, कितना काम करना पड़ता था वहाँ पे और दिक्कत क्या क्या होती थी? वहाँ 10 जैसा रूम था, ऊपर नीचे दोनों, और दोनों करना पड़ता था। तो यही सुबह से थोड़ा सा खाती पीती थी, फिर मतलब इधर भी 10-12-1 सब बज जाता था, फिर सोती थी। रात को हाँ। सुबह कितने बजे उठना पड़ता था फिर? सुबह तो 7 बजे से काम करना पड़ता था। डांटते चिल्लाते भी थे आप लोग? हाँ, उठाते थे। एक दिन रूम को बंद कर दी थी तो बहुत चिल्ला रहे थे मेरे को। हम लोग का रूम घर है और काहे के लिए बंद कर देती है ऐसे बोल रहे थे। हाँ, बहुत तकलीफ में थे वहाँ? हाँ, बहुत तकलीफ में थी। और बात करने के लिए भी मोबाइल को दिन भर काहे रखेगी, जब मन करेगा बात करने का तो मोबाइल को ले जाना अपना को, ऐसे बोल रहे थे। अपने मोबाइल से बात करने बोलते थे? हाँ, अपने हम लोग का मोबाइल से बात करना ऐसे बोल रहे थे। हाँ। आप कैसे पहुँचे फिर वापस? आपकी बहन को बताया आप? हाँ, मेरे को भी वही चाचा फ़ोन किए थे इधर से गांव से, फिर हम लोग के इधर से पुलिस वाले भेजे हैं बोल के बोले। फिर मेरे को तो नहीं मिले थे, इसको मिले थे। तभी मेरे को दूसरे जगह ले जा रहे थे तो मेट्रो ट्रेन से उतरी, फिर वहाँ का पुलिस वाले को बताई, फिर वहाँ से मेरे को पुलिस स्टेशन लिए, फिर वहीं से मैं वो हुई थी। अच्छा, ये बताओ और भी लोगों के साथ ऐसी घटना होती है जिधर के लोग जाते हैं धोखा होता है? इधर से तो पता नहीं, हम लोग यहाँ तो 2 बस बहने गए थे हम लोग। अब दोबारा थोड़ी जाओगे बाहर कमाने? अभी नहीं जाएंगे, इतना बड़ा धोखा हुआ है तो कहाँ से जाएंगे। हम लोग को पता भी नहीं था ऐसा होगा। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद पैसा भी नहीं मिला? पैसा भी नहीं मिला हम लोग को, 1 पैसा नहीं मिला। नहीं। तो इन 2 बहनों के दर्द को समझिए कि रोजगार की आस में ये दोनों बहनें जो हैं वो महानगर तक का सफ़र तय करती हैं और उसके बाद लगभग 15 दिनों तक बंधक की स्थिति में रहती हैं। पूरे समय काम करने के बाद भी उन्हें 1 पैसे की सैलरी नहीं मिली। मारपीट और गाली गलौज जैसी स्थितियाँ अलग निर्मित थी और आखिरकार किसी तरह परिजनों से संपर्क करने के बाद पुलिस ने फिलहाल इनको रेस्क्यू किया है। तो ये दोनों बहनों की कहानी ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इस पूरे क्षेत्र में, चाहे जसपुर की बात करें, चाहे धर्मजयगढ़ क्षेत्र की बात करें, चाहे सरगुजा क्षेत्र की बात करें, इस इलाके से लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वारदातें हो रही हैं। क्षेत्र में हो रही मानव तस्करी की वारदातों से पुलिस और जनप्रतिनिधि अनजान नहीं है। जनप्रतिनिधि इस बार को स्वीकार करते हैं कि क्षेत्र में लगातार रोजगार की कमी है जिसकी वजह से पलायन हो रहा है। जनप्रतिनिधि ये भी दावा करते हैं कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। इधर पुलिस कार्रवाइयों को गिना रही है। पुलिस का कहना है कि मानव तस्करी रोकने के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियों के दलालों पर सतत निगाह भी रखी जा रही है। जशपुर जिले में मानव तस्करी की एक बड़ी वजह गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। जिले में जिस तरह से युवाओं को रोजगार मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, उसे देखते हुए युवा महानगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग या फिर रोजगार के लिए संस्थान न होने की वजह से इलाके से पलायन और तस्करी बढ़ी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इससे अनजान नहीं है। संसदीय सचिव यूडी मिंज भी मानव तस्करी और पलायन की बात को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि सरकार आदिवासी अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जा रही है। गोठानों में महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। क्षेत्र में एविएशन की संभावनाएं भी हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में इस पर जल्द ही रोक लग सकेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या तो एक लगातार यहाँ बनी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लगातार
हमारी सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी प्रयासरत हैं कि रोजगार के स्रोतों को हम लोग बढ़ाएं जी, ताकि उनके आय के स्रोत बढ़ें, निश्चित नियमित आय मिले, जिससे वे यहीं रह करके अपने परिवार का भरण पोषण करें जी। लगातार हम लोग भी प्रयासरत हैं, हम लोगों को भी उनके द्वारा लगातार मार्गदर्शन मिलता है कि हम लोगों को क्या करना है, नहीं करना है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, अभी तक जन जागरूकता हम लोग लगातार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर पुलिस भी मानव तस्करी रोकने लगातार अभियान चलाने का दावा कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। त्योहारों के समय एजेंटों पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे वे आदिवासियों को शिकार न बना सके। पुलिस का कहना है कि पुलिस के अभियान के चलते लगातार न सिर्फ पीड़ितों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बल्कि अपराधियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। क्षेत्र में सतत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिकिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जशपुर पुलिस के द्वारा लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके तारतम्य में विश्वास कार्यक्रम है, जन चौपाल है और हमारी ओर से ग्राम रक्षा समिति का एक्टिवेशन का भी कार्य किया गया है। खास तौर पर इसमें हमको इंटेलिजेंस एक्टिवेशन करना रहता है और सूचना एकत्रित करनी होती है कि गांव में कौन आया और कौन गया। विभिन्न अवसरों पे, जैसे कि क्रिसमस हो गया या फिर कोई अन्य त्यौहार हो गया, नए साल के अवसरों पे कोई बाहर से व्यक्ति आता है, इसकी भी समय समय पर प्रत्येक थाना के द्वारा चेकिंग की जाती है। जो भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, चाहे ग्राम सभा के स्तर से हो या फिर परिवहन के साधनों से हो, हम प्रॉपर उसको चेकिंग करते हैं, वो कहाँ के निवासी है और किस कार्य से यहाँ पे आए हुए हैं, और इस आधार पर रोकने के प्रयास किए जाते हैं। तो देखा आपने कि रायगढ़ जसपुर जिले में किस तरह से मानव तस्करों का मकड़ जाल फैला हुआ है और प्लेसमेंट कंपनियां एजेंटों के माध्यम से आदिवासी युवक युवतियों को अपना निशाना बना रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र में लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं। साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं, ताकि आदिवासी युवक युवतियों को रोजगार के अवसर मिल सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद शासन प्रशासन हरकत में आएगा और मानव तस्करी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। पड़ताल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।